हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज कराए जाते हैं, जो कि सोशियोलॉजी से संबंधित सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं। तो आपने ज्वाइन नहीं किया हो टेलीग्राम तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग फूको को पढ़ रहे हैं। आज हम फूको का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम उनकी किस पुस्तक में किस तथ्य की या सिद्धांत की व्याख्या उन्होंने की है, या किस वस्तु तथ्य के बारे में बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो आज हम उनकी नेक्स्ट पुस्तक क्या है, डिसिप्लिन एंड पनिश नामक पुस्तक है। इसमें जो इन्होंने अनुशासनात्मक शक्ति की चर्चा की है, उसके बारे में बात करेंगे। डिसिप्लिन एंड पनिश पुस्तक का शीर्षक जो है वह दी बर्थ ऑफ दी प्रिजन। तो शीर्षक जो भी यहाँ याद रखने योग्य हो जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कंफ्यूजन ये रहता है कि हम लोग केवल पुस्तक पढ़ के जाते हैं और वहाँ पे उसका उपशीर्षक पूछ लिया रहता है, तो हम लोग सोचते हैं कि यह पुस्तक इन्होंने दिया ही नहीं है या नहीं दिया है। तो उप शीर्षक भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं। तो डिसिप्लिन एंड पनिश पुस्तक का उपशीर्षक जो है द बर्थ ऑफ प्रिजन है। इसका मूल पाठ जो है 1975 में तथा अनुवादित पाठ जो है 1979 में प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक कारागार व्यवस्था पर एवं अपराध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में देखा जाता है। यूरोप के मध्य युग में अपराधियों को शारीरिक दंड दिया जाता था, जो दमनकारी रूप में देखा जाता था। अगर दुर्खीम की भाषा में देखें तो जो यूरोप का मध्यकालीन युग था, उसमें जो है दमनकारी कानून चलते थे। जैसे आग के बदले आग, जैसे किसी ने चोरी कर लिया तो उसका हाथ काट दिया जाता था, और सरेआम बीच चौराहे में लटकाकर फांसी या जानवरों से नुचवाया जाता था। इस तरह के दंड जो है यूरोप के मध्यकालीन युग में दिए जाते थे। दंड देने की इस प्रक्रिया को क्रांतिकारी परिवर्तन तब आया। इस जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें परिवर्तन तब आया जब शरीर को नियंत्रित करने की अपेक्षा आत्मा को नियंत्रित या अनुशासित करने की पद्धति अपनाया गया। इस पुस्तक के प्रारंभ जो है फूको 1757 के समय से करते हैं, अर्थात मध्य यूरोप के मध्यकालीन युग से करते हैं। वे लिखते हैं कि इस समय अपराधी को दंड देते समय सत्ता काबिज लोगों में उत्सव की तरह मनाते थे। अर्थात उस समय क्या था कि किसी व्यक्ति को बीच चौराहे में बांधकर सजा दी थी। जो भी अपराध करता था उसे बीच चौराहे में बांध कर सजा देने का प्रावधान था, और उसके चारों तरफ सब जो है कुलीन वर्ग और सत्ता पे काबिज वर्ग लोग बैठकर उसकी मौत का आनंद लेते थे, अर्थात चील कौओं से उसको नुचवाते थे। उसके अलावा कुत्तों और अन्य जानवरों, शेर, बाघ, चीता आदि से उसको कटवा कर उसका जो है आनंद लेते थे, शिकार की तरह देखते थे। तो काबिज लोग बीच चौराहे पर खड़ा करके सजा देते थे, अर्थात आनंद लेते थे। इस पुस्तक में फूको ने शक्ति और सत्ता के संबंधों की जो है चर्चा की है। कारागृह का उद्भव कैसे हुआ, इसकी बात करते हुए फूको कहते हैं कि 1757 से 1830 की अवधि को ऐसे कारागृह में रखा जाता था जहां उनके घृणित व्यवहार किया जाता था। तो 1757 और 1830 में जो है कारागृह में तो रखे जाते थे बंदी अपराधी, तो उनके साथ ऐसे ऐसे कृत्य किए जाते थे, जैसे उनके साथ यौन दुराचार किया जाता था, उन्हें कुत्तों से भी खराब खाना दिया जाता था। मतलब कई तरीके की प्रताड़ना, आँखों में सरिया भोंक देना, गोड़ हाथ में गरम सरिये से छुआना, ये सब जो है आम था उस समय सजा देने की रीत। तो इस तरह का घृणित व्यवहार किया जाता था। लेकिन जो है 19वीं शताब्दी में पहुंचकर इस पर अंकुश लगा और उनके साथ नैतिकता के आधार पर व्यवहार जो है किया जाने लगा। फूको की धारणा है कि कारागृह व्यवस्था का उद्भव जो है वह पूंजीवाद व्यवस्था के साथ हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फूको का मानना है कि कारागृह व्यवस्था अर्थात जेल की जो व्यवस्था है वह पूंजीवादी व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। 1791 में जेरिम बेंथम ने यह सुझाव दिया कि अपराधियों को रखने के लिए
इंस्पेक्शन हाउस बनाने चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक टावर मॉडल तैयार किया और यह टावर मॉडल केवल बंदियों तक सीमित ही नहीं था, बल्कि इसका प्रयोग अस्पताल, कार्यालय, कारखानों, स्कूलों आदि के लिए भी होता है। इंस्पेक्शन हाउस या टावर मॉडल जो था, उसमें कुछ छोटे छोटे कमरे बने हुए होते थे जिसमें कैदियों को रखा जाता था और बाहर से चार दीवारी होती थी। उसके बाद यहाँ पे जो है टावर, चारों तरफ टावर बनाकर जो है निगरानी किया जाता था। तो इस मॉडल का जो प्रयोग केवल जेल के लिए नहीं हुआ, यहाँ तक कि कारखानों, अगर आपने पुरानी मूवीज में देखे होंगे तो वहाँ पे कारखानों और आर्मी मतलब सैनिकों के द्वारा इस तरह के जो है मॉडल का प्रयोग किया जाता है था। तो आज के लिए भी प्रयोग किया जाता है। वास्तव में पूंजीवाद एवं सत्ता में काबिज लोग यह बराबर चाहते थे कि जो अधीनस्थ हैं उन पर किसी न किसी तरह का प्रशासनात्मक अनुशासन अवश्य लागू होना चाहिए। इसके लिए फूको ने प्रशासनात्मक शक्ति अर्थात डिसिप्लिनरी पावर कहते हैं। तो जो पूंजीवादी लोग थे उनका मानना था कि कुछ नियम और कानून होना चाहिए जो उनके अधीनस्थों पर लागू होना चाहिए और जो उनके प्रशासन चलाने की तरह हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आज के समय की बात करते हैं, ऑफिस में चले जाइए तो ऑफिस के कुछ नियम और कानून होते हैं जिससे आपका जो उस ऑफिस का मालिक होता है वह आप पर हुक्म चलाता है या आपको आदेश देता है और आपको उस आदेश का पालन करना पड़ता है। इसी को फूको की भाषा में प्रशासनात्मक शक्ति कह सकते हैं। फूको का कहना है कि आज की आधुनिक समाज में हम कहीं भी देखें, व्यक्ति को उसकी सामूहिकता से अलग या काट दिया जाता है और उसे कई प्रकार के अनुशासनात्मक तकनीकों का शिकार बना दिया जाता है। अनुशासित लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए एक पूर्व सोपानी व्यवस्था खड़ी है। तो फूको को जो कह रहे हैं इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। फूको कहते हैं कि आज के समय में जो है व्यक्ति को सामूहिकता से अलग हटा दिया जाता है। जैसे इन्होंने कहा कि ऑफिस में कई कर्मचारी कर रहे हैं, वो अपना काम तो करेंगे लेकिन वो आपस में बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए क्या होते हैं, वह सामूहिकता से रूप से हट जाते हैं। जब तक वो ड्यूटी में रहते हैं तो केवल अपना ही अपना कार्य अर्थात अलगाव के रूप में देखते हैं अपने आप को या उसका शिकार होते हैं। यही जो है अनुशासनात्मक टेक्निक है जिसके माध्यम से व्यक्ति को अलगावित किया जाता है। और इसके लिए एक पूरी सोपानी व्यवस्था होती है। जैसे ग्रुप डी के कर्मचारी पे सी का कंट्रोल होता है, सी के कर्मचारी पे बी का कंट्रोल होता है, बी के कर्मचारी पे ए का कंट्रोल होता है और ए के ऊपर सरकार का कंट्रोल होता है। तो इस तरह की सोपानी व्यवस्था पाई जाती है। या कंपनी, सरकार की जगह कंपनी मालिक रख लीजिए तो कंपनी मालिक का कंट्रोल होता है। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, कामुकता की चर्चा। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी स्पीकिंग ऑफ सेक्स। तो उत्तर आधुनिक समाज के टीकाकारों में फूको का एक अग्रणी विचारक थे। इन्होंने शक्ति एवं सत्ता की व्याख्या के कारण उच्च कोटि की समाजशास्त्री का दर्जा प्राप्त हुआ। मैक्स वेबर के शक्ति की अवधारणा को संशोधित रूप में रखने का श्रेय जो है फूको को जाता है। उनका इस पुस्तक पर लिखने का प्रबंध 6 खंडों का था। अर्थात हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी के बारे में फूको का लिखने का जो विचार था वह 6 खंडों में लिखना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के तक उन्होंने 3 खंडों में इसको पूर्ण किया। पहला खंड जो था इन्होंने हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी है जो 1978 में प्रकाशित हुई और 1980 में अनुवादित की गई। इसके बाद दूसरा जो पुस्तक है द यूज ऑफ प्लेजर 1984 में आई और 1985 में अनुवादित हुई। तीसरी जो इन्होंने उसका खंड माना है उसे द केयर ऑफ द सेल्फ 1984 और 1986 में यह अनुवादित हुई है। तो जो प्रथम 2 खंड है इसमें इन्होंने अपना ध्यान जो है पश्चिमी समाज की कामुकता की ओर केंद्रित करते हैं और तथा तीसरे खंड में इन्होंने यूनान और रोम में ईसा पूर्व में जो कामुकता का विमर्श था, विचार था, उसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ 17वीं शताब्दी में कामुकता पर बहुत चुप्पी थी, अर्थात कोई बात नहीं करता था। कामुकता के निम्न ग्रंथों ने फूको ने शक्ति, ज्ञान और भोग विलास, पावर, नॉलेज एंड प्लेजर के संबंधों की चर्चा की है।
वे कहते हैं कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में कामुकता की चर्चा करना वर्जित था, अर्थात धार्मिक प्रभाव इतना था कि अगर कोई व्यक्ति कामुकता की चर्चा करता था तो उसे सजा या दंड में जघन्य अपराध मानकर उसे बहुत ही घृणित दंड दिया जाता था। इस बात में जो है परिवार एक वैवाहिक जीवन तक था, अर्थात व्यक्ति केवल अपनी पत्नी और स्वयं में ही कामुकता की चर्चा कर सकता था। धर्म और नैतिकता के आधार पर कामुकता की विमर्श या चर्चा करना अच्छा नहीं समझा जा सकता था, अर्थात धर्म का अत्यधिक प्रभाव था और उसे अनैतिक समझा जाता था। अगर किसी के मुंह जुबान पे ऐसी बातें आती थी तो उसे अनैतिक समझकर दंड दिया जाता था। आगे इसके बाद 18वीं शताब्दी में एक ऐसा युग आया जब सत्ता के स्वामी लोगों के द्वारा कामुकता को उभारा गया और बढ़ावा दिया गया। अब खुलकर कामुकता पर चर्चा होने लगी। तो इन्होंने कहा 18वीं शताब्दी में कुछ ऐसे सत्ता में लोग आए जिन्होंने कामुकता का खुलकर अर्थात बाह्य रूप से चर्चा चालू कर दी, अर्थात सामाजिक तौर पर नृत्य आदि का जो है उपभोग करने लगे और उनके बीच जो है जो धनी धनी वर्ग होते हैं उनके बीच ऐसे चर्चा चलने लगी कि फला जगह जो वेश्यावृत्ति जैसी चीज़ें हैं वो चलने लगी। तो फला जगह ये चीज़ हो रहा है, ढका जगह हो रहा है, अब मतलब नृत्य का आनंद लेने के लिए सभाएं होने लगी। तो इस तरह की जो है चर्चाएं चलने लगी। अब खुलकर कामुकता पर चर्चा होने लगी, अर्थात सब खुलकर बातें करने लगे कि फला जगह ऐसा है, ढका जगह ये चीज़ें हो रही हैं। अब कामुकता में जनसंख्या विस्फोट और धार्मिक दबाव। 18वीं शताब्दी में यूरोप के सामने कई नई समस्याएं थीं जिसमें जनसंख्या वृद्धि आई। इनकी वृद्धि ने कामुकता को एक आर्थिक और सामाजिक समस्या का आकार दे दिया। इस संदर्भ में फूको ने दो परिणामों की चर्चा की है। इन्होंने कहा कि जब जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि हुई तो व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक रूप से जीवित रहने के लिए जो है इससे अपना जीविकोपार्जन बना लिया। कुछ देश जो कामुकता पर प्यार का प्रतीक, तो यहाँ पे फूको दो तरह के परिणामों की चर्चा करते हैं उसमें, जैसे कुछ देश हैं जो कामुकता को प्यार का प्रतीक मानते हैं। ऐसे लोगों को प्यार का एक कला और एक प्रकार का सौंदर्य की अनुभूति होते हैं, जैसे भारत में गंधर्व विवाह। कामुकता वस्तुतः एक तरह का आनंद है। फूको प्यार को कला समझने वाले देशों में भारत, जापान, रोम, चीन को सम्मिलित करते हैं, जहां कामुकता को प्यार के रूप में या कला के या सौंदर्य के रूप में देखा जाता है। भारत के खजुराहो के मंदिर की कलाकृतियां कामुकता न होकर कला की अभिव्यक्ति हैं। तो इन्होंने दो प्रकार, एक तो पहले ऐसे कहा जहाँ की केवल और केवल कामुकता को जो है प्यार का प्रतीक माना जाता है, एक सौंदर्य की अनुभूति के एक कला के रूप में देखा जाता है, जिसके लिए इन्होंने खजुराहो मंदिर में जो कलाकृतियां हैं उनकी उदाहरण दिया है। दूसरी ओर इन्होंने कहा कि यौन की सच्चाई को ऐसी भाषा में व्यक्त किया जाता है जो निरीह पशु कामुकता रह जाती है। इन्होंने कहा दूसरी ओर एक ऐसा समाज है जो कि कामुकता को केवल पशु की तरह अर्थात शरीर की जरूरत के हिसाब समझता है। इसमें ईसाई धर्म में जब कोई यौन की नैतिकता खो देता है तो इसे के लिए बाइबिल का प्रायश्चित का प्रावधान भी था। तो आज जो है भारतीय संस्कृति जो है दूसरे टाइप के कल्चर में जो है प्रविष्ट हो रही है, जहाँ की कामुकता को केवल निरीप्रस अर्थात शारीरिक सुख के लिए उपयोग किया जा रहा है। चिकित्सा तथा नैतिकता का आविर्भाव। आगे इन्होंने कहा चिकित्सा और नैतिकता का क्या संबंध है, उसका उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में बताते हैं कि आधुनिक एवं उत्तर आधुनिक समाज में कामुकता का अनिवार्य रूप से सरकार का विषय बन गया है। आज के समय में पहले यौन समस्याओं का निदान चिकित्सकों, पुरोहितों और बुजुर्गों की सलाह से किया जाता था। तो पहले क्या था कि जो पंडित होते थे या बुजुर्ग होते थे उन्हीं के माध्यम से, या वैद्य, यहाँ चिकित्सक शब्द से अच्छा है कि यहाँ पे हम वैद्य शब्द का प्रयोग कर लें। और हाँ, जैसे फूको यूरोपीय कल्चर के तो उन्होंने चिकित्सक शब्द का प्रयोग किया था, तो उनसे सलाह लिया जाता था। लेकिन आज इसके लिए पूर्ण रूप से चिकित्सा पद्धति आ गई है।
पारिवारिक सलाहकार और कई ऐसे संगठन हैं जो कामुकता से जुड़ी समस्याओं पर परामर्श देते हैं। जैसे वर्तमान समय में देखते हैं कि आपको कई ऐसे यूट्यूब पे व्यक्ति मिल जाएंगे जो कि आपको कामुकता से जुड़ी समस्याओं पर परामर्श देते हुए मिल जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले इसे ही गुप्त रखा जाता था और किसी विशेष व्यक्ति से ही इसकी चर्चा की जाती है। लेकिन आजकल एड्स से लेकर हर चीज़ में जो है सरकार के माध्यम से जागरूकता के लिए भी इसको दिखाया जाता है। फूको का यह निष्कर्ष है, जिन व्यक्तियों के पास कामुकता के बारे में ज्ञान है वे इसमें नियंत्रण में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इधर सत्ता भी अपने नियमों के माध्यम से कामुकता पर नियंत्रण रखती है। अर्थात व्यक्ति सत्ता किस तरह से आपको कामुकता पर नियंत्रण करता है कि सत्ता का मानना है कि आप किसी के साथ किसी भी तरीके से डायरेक्ट संबंध या ज़बरदस्ती संबंध नहीं बना सकते हैं, जिसके लिए कानून है। कानून के प्रावधान के लिए सजा है। जैसे रेप कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती अपनी कामुकता कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो रेप करता है। उसके लिए राज्य जो है उसे कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया हुआ है कि जो व्यक्ति रेप करेगा उसे सज़ा मिलेगी। तो यह एक सत्ता का कंट्रोल करने का साधन है। इसके लिए प्रॉपर एक व्यवस्था बनी है कानून, जैसे विशेष विवाद नियम है। मतलब एक तरह का कानून बना है कि आप उसी कानून को फॉलो करके ही कामुकता का लाभ उठा सकते हैं, अर्थात कामुकता का प्रयोग कर सकते हैं, या व्यक्ति की कामुकता को सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और उसके लिए इन्होंने साधन का जो बात की है वह शादी या विवाह के रूप में देखा जाता है कि आप अगर कानूनी हिसाब से शादी विवाह करके अपनी कामुकता की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। वहीं फूको क्या कहते हैं कि आज जो जिनके पास विशेष ज्ञान है, आप वह व्यक्ति आपको कंट्रोल कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपको परामर्श दे दिया है कि आपके पास ये रोग हो गया है, आप कामुकता या सेक्स नहीं कर सकते हैं, तो आप उस व्यक्ति की जो है सलाह मानेंगे। वह व्यक्ति जो है आपके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल करता है, अर्थात अपने ज्ञान के माध्यम से वह आपके ऊपर कंट्रोल करेगा। फूको को कहना है कि शक्ति एक ऐसी वस्तु है जो सब कुछ है और सभी जगहों से प्राप्त होती है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा पद्धति और नैतिकता ने कामुकता के संबंध और शक्ति और सत्ता को साथ जोड़ दिया है। आगे शक्ति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के बारे में फूको का क्या विचार है। तो फूको अपनी संपूर्ण यात्रा में जो कुछ भी लिखा है वास्तव में वह बहुत विधिक है, अर्थात कई भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे उन्होंने चर्चा की है और इस विधि में उनका एक प्रबंध समान रूप से चलता है कि वे ज्ञान, शक्ति और सत्ता तथा व्यक्ति के संबंधों को बड़ी बारीकी से देखते हैं। फूको के सामने कई तरह के संकट थे। वे वास्तविक सत्य ज्ञान की खोज करना चाहते थे। इन पर जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे का बड़ा प्रभाव था। उन्होंने पारंपरिक नैतिकता को चुनौती दी और नई नैतिकता की नींव डाली। नई नैतिकता शक्ति और प्रभुत्व पर आधारित थी। फूको ने शक्ति की अवधारणा का विकास नीत्शे से प्रभावित होकर किया। फूको का जो शक्ति की अवधारणा प्रभावित है वह नीत्शे के शक्ति की अवधारणा से प्रभावित होती है। नीत्शे ने देखा कि जिसके पास सत्ता है वे जनता पर कई तरह के जुल्म ढाते हैं। तो फूको ने अपने यूरोपीय समाज में देखा जिनके पास सत्ता है, जैसे हिटलर हो गया, स्टालिन हो गया, इन सब की चर्चा करते हुए कहते हैं नीत्शे कि जिनके पास सत्ता है वह कई तरह के जनता के ऊपर जुल्म ढाते हैं। अर्थात हिटलर जो था उसका जो कहा नहीं मानता था उसको गोली मरवा देता था, और स्टालिन भी उसी तरह का आदमी था। इन्होंने कई हजार लोगों को ऐसे ही मरवा दिया था। फूको ने स्टालिन को देखा कि रूस के हजारों लोगों का जीवन तबाह कर दिया। फूको ने स्टालिन को देखा कि रूस के हजारों लोगों का जीवन जो है तबाह कर दिया। फूको से पहले मैक्स वेबर और फ्रैंकफर्ट स्कूल के अल्थ्यूजर ने शक्ति की मीमांसा की थी। इनका मानना था कि शक्ति सामान्यतः राज्य में होती है। तो वेबर का जो मानना था, इन्होंने कहा कि जो शक्ति है, शक्ति जो है वह सामान्यतः राज्य में होती है। फूको ने सबसे पहले यह स्थापित किया कि शक्ति का केंद्रीय स्थान राज्य नहीं है। वे
शक्ति के सूक्ष्म राजनीति अर्थात माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर को अपने विश्लेषण के आधार का केंद्र बनाते हैं। इस सूक्ष्म शक्ति में वे व्यक्ति को देखते हैं। जहाँ वेबर मानते हैं कि राज्य के पास शक्ति होती है, वहीं फूको कहते हैं राज्य के पास शक्ति नहीं होती है। राज्य जो है शक्ति का केंद्रीय स्थान नहीं होता है, व्यक्ति होता है शक्ति का केंद्रीय स्थान। स्वयं मनुष्य का शरीर ही शक्ति का घर है, क्योंकि सभी त्रासदी शरीर को ही उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में फूको कहते हैं शक्ति का कोई संबंध बिना प्रतिरोध के नहीं होता है। अर्थात कई तरह के कष्ट व्यक्ति को शरीर को सहना पड़ता है उसे शक्ति प्राप्त करने के लिए। जैसे किसी के पास नॉलेज प्राप्त करना है तो उसे अपने शरीर को कष्ट में रख के अर्थात रात भर जग जग करके किताबें पढ़ना और विशेष तरह की परीक्षाओं को पास करके तब वहाँ तक पहुँचता है व्यक्ति जहाँ पे उसे ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान के माध्यम से वह शक्ति प्राप्त करता है। उसी तरह किसी को जैसे कोई एथलीट है उन सबको भी अपने शरीर को कष्ट देकर ही शक्ति प्राप्त होती है, ऐसा जो है फूको का मानना है। यदि सत्ता से लड़ना है तो स्थानीय स्तर पर लड़ाई प्रारंभ होनी चाहिए। तो इनका एक कथन है कि यदि हम सत्ता से लड़ना चाहते हैं अर्थात उसका प्रतिरोध करना चाहते हैं तो हमें स्थानीय स्तर से अपने घर से अपने जगह से जो है प्रारंभ करनी चाहिए। फूको ने शक्ति की अवधारणा को समझने के लिए इसकी नकारात्मक परिभाषा देते हैं। इन्होंने कहा कि शक्ति का जो संबंध है, परिभाषा इम्पोर्टेंट हो जाती है। शक्ति का संबंध जो है प्राथमिक बल या सामर्थ्य से होता है जो सभी सामाजिक विचारणाओं में पाया जाता है। सभी सामाजिक संबंधों का यह संगठक है और इस तरह का प्रत्येक सामाजिक संबंध वस्तुतः शक्ति से संबंध है, यद्यपि इसे कहीं न कहीं बल की भूमिका होती है। तो फूको ने कहा कि जब जो शक्ति का संबंध होता है उसमें बल या सामर्थ्य, प्राथमिक बल या सामर्थ्य होता है और जो कि सामाजिक विचारणाओं से पाया जाता है, अर्थात समाज जिसे सही मानता है, समाज जिसे गलत मानता है, उस हिसाब से जो है शक्ति का परिभाषित किया जा सकता है। इस तरह के इन्होंने कहा जो प्रत्येक सामाजिक संबंध होते हैं उसमें शक्ति संबंध होता है, यद्यपि जो है उसमें थोड़ा बहुत बल की भूमिका भी होती है। जैसे पति पत्नी के संबंध में भी शक्ति या बल देखने को मिल जाता है। पति को विवाह के बाद एकाधिकार अपने आप को शक्ति उस महिला के ऊपर शक्ति या आदेशित करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, ऐसा वह समझता है और बलपूर्वक भी अपने आदेशों का पालन उस महिला से करवाता है। फूको ने शक्ति की अवधारणा को सूक्ष्म भौतिकी अर्थात माइक्रो फिजिक्स में देखते हैं। फूको ने शक्ति के 3 पहलुओं की चर्चा की है। पहला, यह पहलू मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह एक बार एग्जाम में पूछा गया है स्टेटमेंट के तौर पर। शक्ति का संबंध न किसी संस्था के साथ होता है, शक्ति का संबंध किसी न किसी संस्था के साथ होता है। यह संस्था क्या होती है? कारागृह हो सकती है, स्कूल हो सकती है, फौज, राज्य हो सकती है। जैसे कारागृह अपने शक्ति का प्रयोग अपने कैदियों के ऊपर करता है, स्कूल अपने बच्चों के ऊपर करता है, बच्चों को अनुशासित रखता है, फौज जो है अपने सैनिकों के ऊपर करता है और राज्य अपने नागरिकों के ऊपर जो है शक्ति का प्रयोग करता है। शक्ति एवं ज्ञान एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं। अर्थात फूको का मानना है जहाँ ज्ञान होगी वहाँ उस व्यक्ति के पास शक्ति होगी। जैसे आइंस्टीन, गूगल का CEO, ये सब जो है इनके पास नॉलेज की वजह से शक्ति प्राप्त हुई है और जिसके पास शक्ति होगी उसके पास ज्ञान आता है और ज्ञान का शक्ति से, शक्ति का ज्ञान से जो है पारस्परिक संबंध होता है। शक्ति का संबंध व्यक्ति से होता है, तो इनका जो मानना है शक्ति का संबंध जो है व्यक्ति से होता है। तो यह जो है इनकी शक्ति के संबंध में 3 महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही हैं। आगे फूको कहते हैं कि पहले शक्ति का अस्तित्व होता है, बाद में संस्था का। संस्था शक्ति का प्रतीक होती है, उसको जन्म नहीं देती है। यहाँ फूको कहते हैं किसी भी शक्ति का अस्तित्व पहले आता है, अर्थात पहले शक्ति होता है और धीरे धीरे शक्ति के संचालन के लिए संस्था का निर्माण हो जाता है और उस संस्था के माध्यम से ही शक्ति को देखा जाता है, अर्थात प्रतीक के रूप में समझा जाता है।
हम फूको को एक त्रिभुज के रूप में देखते हैं। यह त्रिभुज है ज्ञान, शक्ति और शक्ति। तो फूको हमेशा से ही तीन चीज़ों की चर्चा करते हैं, शक्ति, ज्ञान और व्यक्ति। इन्होंने कहा कोई व्यक्ति है, उसके पास नॉलेज है, और नॉलेज जब हो जाएगा तो वह व्यक्ति शक्तिशाली भी बन जाएगा, अर्थात शक्ति एवं सत्ता उसके पास आ जाएगी। अर्थात जैसे इन्होंने कहा कि स्टालिन था, उस समय तो स्टालिन और हिटलर ही थे। तो इन्होंने कहा हिटलर जो एक व्यक्ति था, उसके पास नॉलेज हुआ कि हम इस तरह से करेंगे तो हमारे पास जो है जनता का विश्वास बढ़ेगा और हमारे हमारे राज्य की प्राप्ति होगी। तो उस समय वह जो है जर्मनी का शासक बन गया कि अपने भाषणों के माध्यम से प्रभावित करके जनता ने उसे जो है शक्ति प्रदान की, अर्थात वहाँ का शासक मान लिया, जिससे वह फिर उसी जनता के ऊपर जो है अपने शक्ति का प्रयोग करने लगा। जॉन स्की ने फूको के ज्ञान की अवधारणा की तुलनात्मक व्याख्या की है और वे कहते हैं, शक्ति का सामान्य अर्थ जो राजनीति विज्ञान में लिया जाता है वह कानूनी या विधि सम्मत शक्ति से है। संसद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, कारखाने, विद्यालय, सबके पास शक्ति है। शक्ति इस विधि संबंधी अवधारणा की तुलना में स्विकी ने फूको से की है। तो इन्होंने कहा कि फूको का मॉडल क्या है और जो है शक्ति का जो है वैधानिक जो शक्ति है वह मॉडल क्या था। तो वैधानिक शक्ति का स्वामित्व होता है। यहाँ जो है स्वामित्व की अपेक्षा शक्ति को व्यवहार में लाया जाता है, अर्थात व्यक्ति उसका स्वामित्व न बनकर उसको व्यवहार में प्रयोग करता है फूको के मॉडल में। वहीं शक्ति का जो केंद्रीय स्थान जो है नीचे की ओर प्रवाहित होता है, अर्थात व्यक्ति जो है कोई सत्ता में ऊपर काबिज है तो अपने जो अनुशासनात्मक आदेश है उसकी जो है नीचे की तरह प्रवाहित होता है। यहाँ शक्ति नीचे से सार के ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। इन्होंने कहा यहाँ व्यक्ति जो है वह ज्ञान से नॉलेज प्राप्त करेगा और नॉलेज प्राप्त करके वह ऊपर जाकर सत्ता पर काबिज होगा। अगली बात करते हैं कि अपने व्यवहार में शक्ति प्राथमिक रूप से दमनात्मक होती है। इन्होंने कहा राज्य के पास शक्ति है तो वह प्राथमिक रूप से क्या होगी, दमन करेगी, उसका जो विरोध करेगा वह दमन करेगा। लेकिन यहाँ प्राथमिक रूप से शक्ति दमनात्मक नहीं होती है, यह उत्पादक होती है। यहाँ जो है व्यक्ति से शक्ति उत्पादन होगा, वह आगे चलकर जब सत्ता पे पहुँचेगा तब जाकर दमनात्मक होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है। पहले यहाँ शक्ति का उत्पाद होता है फूको के मॉडल में। तो यहाँ हम देखें किस तरह स्विकी ने तर्क विधिक शक्ति विमर्श मॉडल को बताया है, अर्थात न्याय संबंधी विमर्श मॉडल की तुलना फूको के मॉडल से की है। जहाँ इसमें देखिए राज्य को हम केंद्र में मानकर कि राज्य के पास शक्ति का स्वामित्व होता है, लेकिन यहाँ जो व्यक्ति है वह अपने शक्ति को व्यवहार में लाता है। वहीं जो यहाँ पर केंद्रीय स्थान होता है, राज्य अपने आदेश को नीचे की ओर प्रेरित करता है, अर्थात उसके जो शक्ति हैं वह नीचे की ओर अनुशासित होते हैं, उनके नीचे वाले आदेश उसके मानते चले जाते हैं। वहीं यहाँ फूको के मॉडल में क्या है, व्यक्ति के पास शक्ति होगी और व्यक्ति जो है अपने शक्ति को ऊपर जाकर शक्ति के माध्यम से ही सत्ता पर काबिज होगा। यहाँ इन्होंने कहा जो राज्य होता है वह प्राथमिक रूप से दमन के लिए बना होता है, न्याय संबंधी अर्थात कानून व्यवस्था को अवपालन या अनुशासित करने के लिए या डिसिप्लिनरी सिस्टम के लिए बना होता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि यह प्राथमिक रूप से जो है उत्पादक होती है, न कि दमनकारी। पहले व्यक्ति में शक्ति का उत्पादन होगा और आगे चलकर वह सत्ता पे काबिज होगा, जिस कारण जो है प्राथमिक तौर पे तो वह उत्पादक होती है, बाद में भले ही दमनात्मक हो या प्रशासनात्मक हो वह बात की बात होती है फूको के मॉडल के अनुसार। तो आगे है फूको की आलोचनात्मक टिप्पणी। तो आज फूको उत्तर आधुनिकवादियों पर एक पूरी पीढ़ी प्रभावित हुई है, अर्थात फूको की जो विचारधाराएं थे, सिद्धांत थे, उन्होंने पूरा इतिहास में एक पीढ़ी को प्रभावित किया है। चिकित्सा का इतिहास एवं कामुकता का इतिहास फूको का महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फूको का बहुत बड़ा योगदान है शरीर या देह के क्षेत्र में है। वे जैविक शक्ति, बायो पावर कहते हैं। शक्ति तो मनुष्य का शरीर ग्रहण ही करता है और उत्पाद भी करता है, ऐसा फूको मानते हैं कि शक्ति को मनुष्य का जो शरीर है वह ग्रहण करके उससे उत्पादित भी करता
है। फूको कहते हैं कि पूंजीवादी समाज अनुशासनात्मक शक्ति और मनुष्य का एक निरा विनीत व्यक्ति बना देता है। तो यहाँ फूको मानते हैं कि पूंजीवादी समाज व्यक्ति को एक ऐसे निरा विनीत व्यक्ति या विनीत पशु की तरह व्यक्ति बना देता है कि व्यक्ति पूंजीवादी समाज या अनुशासनात्मक शक्ति जिस तरह से व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए कहेगा, व्यक्ति उसी तरह से व्यवहार करता है। अर्थात उस समय जो नियम कानून होंगे व्यक्ति उसी के अनुसार व्यवहार करेगा। जैसे हम एक क्या कहते हैं उसको, सर्कस के शेर को उसके दम पे जो है अपने अनुसार कार्य करवाते हैं, हंटर के दम पे। उसी तरह फूको ने उदाहरण किया कि जो पूंजीवादी समाज है वह अनुशासनात्मक शक्ति के द्वारा एक व्यक्ति को निरा विनीत पशु अर्थात एक सर्कस के शेर के समान बना देता है। सुधीर पचौरी ने आलोचनात्मक अर्थात फूको की देश संबंधी विचारों को इस भांति रखा है। अनुशासनात्मक तकनीक का रूप चाहे जो है, उसका मूल उद्देश्य यह है एक ऐसी देह बनाना या तैयार करना है जो प्रयोग, उपयोग और सुधार के लिए एक विनीत विषय बना हुआ है। फूको कहते हैं अनुशासनात्मक तकनीक का माध्यम ही ऐसा है कि व्यक्ति को ऐसा बना देना कि वह सिस्टम में बैठ पाए, अर्थात उस सिस्टम के अनुसार कार्य कर सके। और ऐसा करने का कार्य कौन करते हैं? शुरू से ही स्कूल प्रशासन आदि जो है, स्कूल कॉलेज जो है यह कार्य करते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज, अगर पूंजीवादी समाज को इंजीनियर चाहिए तो उसे एक अच्छा इंजीनियर बना कर देते हैं और नियम कानून बता देते हैं कि आपको ऐसा ऐसा कानून करना पड़ेगा, उनके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। अर्थात कानून को तोड़ना नहीं है, कानून के अनुसार ही चलना है। वहीं देह को इसके लिए कई तरह से बनाया जाता है, जैसे प्रीटी, ड्रिल, प्रार्थना, स्कूल, कक्षा कार्य के स्तरीकरण के जगह नियंत्रण, मतलब प्राथमिक स्तर पे से ही व्यक्ति को अनुशासन दिया जाने लगता है। प्रीटी में, ड्रिल में, प्रार्थना के माध्यम से, स्कूल कक्षा के द्वारा कि आपको कक्षा में ऐसा व्यवहार करना है। कार्य का स्तरीकरण कर दिया जाता है कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये करना है। तो इस तरह की चीज़ें हमें स्कूल से ही सिखाई जाती हैं, जैसे कि हम बाहर आके जो अनुशासनात्मक सिस्टम है उसमें पूरी तरह से घुल मिल सके और उसके अनुसार ही कार्य कर सके। फूको का ऐतिहासिक विधि के द्वारा कामुकता एवं कारागिरी का सफल अध्ययन किया गया। यद्यपि अन्य उत्तर आधुनिकतावादियों की तरह फूको भी इतिहास के विरोधी हैं, जिन्होंने जिस ऐतिहासिक विधि को काम में लिया वह वस्तुतः ऐतिहासिक समाजशास्त्र है। फूको का कहना है ज्ञान का उत्पादन संस्थागत होता है और राजनीतिक शास्त्र शक्ति और सत्ता उद्गम संवैधानिक संस्थाओं में मानते हैं। फूको ने पहली बार शक्ति की अवधारणा को सामाजिक धरातल पर रखा है। तो फूको जो है, आलोचक का मानना है कि फूको जो थे उन्होंने पहली बार ही अवधारणा को सामाजिक धरातल पर रखते हैं। शक्ति अर्थात व्यक्ति की बात कर चर्चा करते हैं। फूको से पहले जो थिंकर थे उन्होंने सत्ता, राज्य आदि की शक्ति की चर्चा की हुई थी। फूको की प्रमुख कृतियां हैं मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961, द बर्थ ऑफ क्लिनिक 1963, डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 और हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वॉल्यूम 1 1976। इनके अलावा जो अन्य इनके उपशीर्षक हैं, इनके अन्य खंड हैं, हम बीच में इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो वह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उपशीर्षक के नाम भी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और जो है इनके खंड हैं, सन है। यहाँ खास करके ये चारों पुस्तक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में अरेंज करने के लिए जो है दे दिया जाता है। तो इनकी याद रखने की हो गए, इनकी पहली पुस्तक है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, उसके बाद द बर्थ ऑफ क्लिनिक, उसके बाद डिसिप्लिन एंड पनिश, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। तो ये सब इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो है यहाँ पर कमेंट भी करिए अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो।
तो धन्यवाद।